हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है हिंदी में बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको पढ़ते जा रहे हैं और उसके बारे में समझते जा रहे हैं। हिंदी देखिए एक मुझे तो 1/4 ऐसा लगता है कि हर जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जा रहा है इस समय वनडे एग्ज़ाम में, क्योंकि हिंदी को महत्व दिया जा रहा है धीरे-धीरे। और दोस्तों 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 38 नंबर तक यूपी पुलिस में देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो है संप्रदान, कारक, कारण तथा अपदान इन सबों के बारे में पढ़ा और संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों हम और आगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो ले लेते हैं, उसके बाद काल पे चलेंगे। तो दोस्तों चलिए अभी आप इसको देख लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। कर्म संप्रदान में अंतर। तो दोस्तों कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक। जैसे संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है, ठीक। अब कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म को पर होता है, पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है, ठीक। देखिए कारक, ठीक है, कर्ण कारक जो होता है वो अपदान कारक में अंतर। कैसे कर्ण कारक व अपदान कारक में? कर्ण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपदान में से अलग होने का भाव है। कर्ण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपदान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है, ठीक है। देखिए कर्ण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपदान कारक से तुलना और दूरी, डरने या सीखने का भाव होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा आप, ये नहीं कि सिर्फ अलगाव अलगाव को ही नहीं देखना है, हमें तुलना भी देखना है। मटके से बहुत बड़ा है मतलब अलग, ठीक, तुलना हो रहा है। दूरी, यहाँ से अहमदाबाद की दूरी, तो अहमदाबाद यहाँ से अहमदाबाद दूर है, ठीक है, एक जगह नहीं, ये भी अपदान में आएगा, ठीक। सीखने का भाव, जैसे डरने, हाँ अरे डर गई, ठीक। अलगाव, पहले शांत थी उसके बाद डर गई, तो अलगाव उसके अंदर भी है। सीखने का भाव, आप कुछ भी सीख रहे हैं तो बदलाव होगा, तो वो भी अलग होगा, ठीक। चलिए दोस्तों, संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत में भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार को एकार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे घोड़ा को घोड़े ने, घोड़े को घोड़े से, ठीक। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो, ठीक है, प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे गधों ने, गधों को गधों से, डाली डालियों ने, ठीक है, डालियों को और डालियों से। आपको समझ में आ रहा है? अब फिर से देखिए, संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग, ठीक, होने पर संज्ञाओं में बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यूं प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे हम गधे, ठीक है, गधों, ओ आ रहा है लास्ट में,
प्रत्यय गधों, गधों को, गधों से। ठीक। अब देखिए डाली, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। ठीक। अब संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं, जैसे नर, नरों, लड़का, लड़कों, छात्र, छात्रों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम काल को पढ़ेंगे। ठीक है। काल का अर्थ समय, क्रिया जिस रूप में हो उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं, सीधी बात। ठीक है। काल के इस रूप से क्रिया के पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संबंध होने के समय का बोध होता है। जैसे काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। भूतकाल के भेद, सामान्य। देखिए भूतकाल के भेद सामान्य। अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी है, थी। अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी। देखिए थी, ये सामान्य। संदिग्ध में क्या शब्द आता है? खाना नीता ने ही बनाया होगा, कंफर्म नहीं है। अगर वो बात जो अभी हम बोल रहे हैं या बोले हैं, ठीक है, वो एकदम सही हो, सटीक हो, तब हम कह सकते हैं। मगर संदिग्ध किस लिए? खाना नीता ने ही बनाया होगा, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए संदिग्ध। हेतु मद, ठीक है, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। आसन्न, नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है। ठीक है, आसन्न। पूर्ण, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अपूर्ण, राकेश पुस्तक पढ़ता था, मगर कौन सी पुस्तक ये नहीं मालूम, ये अपूर्ण। ठीक है। वर्तमान काल देख लीजिए, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है उसकी जानकारी देता है। जैसे सामान्य, प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, मतलब अभी ये समय चल रहा है। ठीक। संभाव्य, मोहन परीक्षा होगा, देता होगा, सॉरी, मोहन परीक्षा देता होगा। ठीक है, ये हम संभावना है कि हो रही होगी ये चीज़ें। अज्ञार्थ, तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूं। अब भविष्यत काल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सामान्य, कृष्णा लेख लिखेगी। ठीक। अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे,
औरतें गीत गाएंगी, ये पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक। वे शायद आगरा जाए, संभावना। कदाचित आज सोमेंद्र आए, संभावना। आज्ञार्थ में आप वहाँ अवश्य जाइएगा, अवश्य जाइएगा मतलब आज्ञा है। अब तुमको जाना ही होगा, मतलब जाना ही जाना है, मैंने बोला तो जाना है। ठीक है दोस्तों। वाच्य, वाच्य को भी आप देख लीजिए। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता ही कर्म की या भाव की। ठीक है। इससे क्रिया का उद्देश्य होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वाइस कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य के बारे में जान लीजिए। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया के प्रयोगकर्ता के अनुसार होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं। विमला ने मेहंदी लगाई तो विमला। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास। ठीक है। और देखिए कर्मवाच्य में जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया में लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं तो कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनुष्य के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। ठीक है। और खाना खाया सो गया, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक। मगर मैं सिर्फ सकर्मक की बात कर रहा हूँ। इन वाक्यों में पिया लिखा क्रिया एक वचन है। पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इस प्रकार खा व पी, ठीक है, एक वचन पुल्लिंग क्रिया। मिठाई व चाय कर्म पर आधारित है। ठीक है। तो अब हम भाववाच्य में देखेंगे, जो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि पूर्व की कार्य का प्रमुख विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म को नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। मुझे सवेरे उठा नहीं जाता। ठीक है, ये भाववाच्य है। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। ठीक है, ये क्या है? मुझे सवेरे नहीं उठा जाता, सीता ने से मिठाई नहीं खाई जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो ये क्या है? ये आपका भाववाच्य है, क्योंकि ये आप भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। ये अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको करके आप, ठीक है, हाँ, इसको करके आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।